क्या देश का बैंकिंग सिस्टम अब अपने मुनाफाखोरी की हर सीमा को लांघ रहा है? क्या बड़े शहरों में बैंकिंग अब एलिट और प्रिविलेज्ड क्लास की मोनोपोली है? पहले कैश ट्रांजैक्शन की तय कर दी सीमा और उसके ऊपर लगा दिया एक शुल्क। फिर एटीएम विड्रॉवल की भी लिमिट तय कर दी गई, कैश डिपॉजिट की भी सीमा तय और उसके ऊपर लागू शुल्क। बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट भी हो गए चार्जेबल। और अब बैंक में मिनिमम बैलेंस के नाम पे नई लूट। आईसीआईसीआई बैंक ने पहले तो मिनिमम बैलेंस को बढ़ाकर कर दिया 50,000 और फिर देश भर में हो रहे विरोध को देखकर उसे 15,000 रुपए कर दिया। वैसे ये कहना मुश्किल है कि आईसीआईसीआई का ये रिवीजन विरोध की वजह से ही हुआ या फिर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में दिखा कि अकाउंट बंद होने लगेंगे। ये प्राइवेट बैंकों की मनमानी, जहां आपको मिनिमम बैलेंस 10,000 या 15,000 रुपए रखने ही होते हैं, एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था को एक्सपोज करता है जहां बैंकिंग की इस लूट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खामोशी भी मूक सहमति को दर्शाती है। सवाल यह है, क्या देश में बैंकिंग एक ऐसी उन्मुक्त बाजार, ऐसे फ्री मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा है जहां इसके ऊपर किसी की भी मॉनिटरिंग या रेगुलेटरी चेक नहीं है? सबसे बड़ा सवाल, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले जिस तरह से बैंकिंग पे पूंजीपतियों का कब्जा था, क्या एक बार फिर से हम वैसे ही बैंकिंग युग की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। जैसे कि देश का हर असेट क्लास अब सिर्फ अमीरों की ही जागीर है, अमीरों का पैसा पार्क करने की जगह है, चाहे रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो या सोना हो, वैसे ही देश में अब बैंकिंग भी सिर्फ अमीरों के लिए रह जाएगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यह कोई मेरा ओवर रिएक्शन नहीं है। जिस देश में 90% नागरिक महीने के 25,000 रुपए से भी कम कमाते हों, वहां बैंक में मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपए रखने को कहना हास्यास्पद नहीं तो क्या है? लेकिन नहीं, यह हास्यास्पद से कहीं ज्यादा है। यह है देश की अर्थव्यवस्था के निचली पायदान पे खड़े आम जनता के साथ एक क्रूड जोक, एक ऐसी क्रूड रियलिटी इंडियन बैंकिंग की जहां आप जैसे चाहें अपनी मनमानी चला सकते हैं। आप बैंक खोलकर बैंकिंग से बहुत ज्यादा और भी कुछ कर सकते हैं। मसलन आप ग्राहकों को इंश्योरेंस के नाम पर रिस्की फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच सकते हैं बिना किसी डर या रेगुलेटरी पैनल एक्शन के। आप बैंक लॉकर मांगने पे ग्राहकों को इंश्योरेंस खरीदने या इन्वेस्टमेंट करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। एक तरफ सरकार का यह दावा है कि वो इकोनॉमी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फॉर्मल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को फॉर्मल बैंकिंग में ला रहे हैं, यहां तक कि गरीबों के लिए जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट्स खोल रहे हैं। और दूसरी तरफ इन प्राइवेट बैंकों की ऐसी खुली लूट जिसपे कोई रेगुलेटरी क्रैकडाउन नहीं हो रहा है। जिस देश में 90% देशवासी महीने के 25,000 रुपए से कम कमा रहे हों, वहां 50,000 रुपए के मिनिमम बैलेंस को बैंक में रखने का सीधा सा मतलब है कि तकरीबन 94% इंडियंस अपनी महीने भर की से ज्यादा की सैलरी को बैंक में ही छोड़ दें। क्या यह तर्कसंगत बात है? अरे, डिजिटल बैंकिंग में तो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, और वो भी ऐसे देश में जहां की सैलरी है कम और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है एक रियलिटी। क्या ये आम भारतीयों को बैंकिंग से दूर करने की और सिर्फ अमीरों को बैंकिंग मुहैया कराने की साजिश नहीं है? क्या प्राइवेट बैंक्स अपने एलिटिस्ट बिजनेस मॉडल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, और वो भी सिस्टम या किसी रेगुलेटरी चेक से बेखौफ? मैं समझ नहीं पाता हूं कि ज्यादातर आर्थिक विश्लेषक ऐसी बैंकिंग नियमों पे खुलकर बोलते क्यों नहीं हैं। शायद इसलिए कि ये एलिट क्लास को आहत नहीं करता है, शायद इसलिए कि अर्थव्यवस्था के कमजोर तबके को, समाज के निचले पायदान पे खड़े इंसान को कोई रिप्रेजेंट ही नहीं करता है।
हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने जल्दी ही ये रियलाइज कर लिया कि वो अपना क्लाइंट बेस, खासकर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जिनके एम्प्लॉइज कम सैलरी वाले हैं, वो उन्हें खोने वाले हैं, और इसलिए इसे बदलकर 50,000 रुपए से अब 15,000 कर दिया। लेकिन ये अब भी पुराने 10,000 के मिनिमम बैलेंस से ज्यादा है। वैसे ये मुद्दा कहीं बड़ा है। असल समस्या है वो मानसिकता जहां फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम पे शोषण को न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है। दरअसल यह मामला प्राइमा फेसी देखने से सिर्फ एलिटिस्ट लगता है, लेकिन यह है बैंकिंग का नया मुनाफाखोरी जो गरीबों के प्रति एक साजिश से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि गरीबों के मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने की एवज में कितना मुनाफाखोरी वसूलते हैं ये बैंक्स? आखिर मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने वाले अर्थव्यवस्था में निचले तबके के ही लोग होते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5 बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 21,000 करोड़ रुपए वसूले हैं इन गरीब जनता से। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दी जानकारी के अनुसार इसके अलावा इन बैंक्स ने 8,000 करोड़ रुपए एडिशनल एटीएम ट्रांजैक्शन और 6,000 एसएमएस के अलग से वसूले हैं। कुल मिलाकर 2018 से अभी तक ये बैंक गरीब जनता से 35,000 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी, एटीएम की पेनल्टी और एसएमएस के नाम पे। आप मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करें तो पेनल्टी, एटीएम को फ्री लिमिट से ज्यादा बार इस्तेमाल करें तो पेनल्टी, और एक लिमिट से ज्यादा कैश डिपॉजिट करें तो पेनल्टी। हर बात पे पेनल्टी। और अगर बैंक डिफॉल्ट करे तो, किसी फाइनेंशियल फ्रॉड में बैंक डूब जाए तो, कोई नहीं, आपको सारी जमा पूंजी के एवज में हद से हद 5 लाख रुपए का ही भुगतान मिलेगा। अगर लॉकर में चोरी, डकैती या आगजनी हो तो क्या? गए आपके मुसीबत के समय के लिए जोड़े गए सोने चांदी के गहने, बैंक आपको बस उतना ही पैसा लौटाएगा जितना कि आपने लॉकर का सालाना रेंट पे किया है। यही है बैंकिंग का न्यू नॉर्मल। बात अगर रेगुलेटरी अप्रूवल की करें तो आरबीआई का गाइडलाइन यह कहता है कि बैंक मिनिमम बैलेंस मेंटेन के नाम पे यह पेनल्टी वसूल सकता है। वो बोर्ड अप्रूवल के बाद यह पेनल्टी रीजनेबल होनी चाहिए। अब रीजनेबल की परिभाषा क्या है? पेनल्टी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के एवरेज कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि यह एक ओपन विंडो है जो कि बैंक के अपने सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। यह एक ऐसा लचीला सिस्टम है जो शायद बना ही इसलिए है कि पूंजीपति इसे एक्सप्लॉइट कर सकें। सिर्फ प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले बैंक अकाउंट्स को ही एग्जेम्प्ट किया गया है। वैसे यहां एक बात और बताना जरूरी है कि बैंकिंग का यह नया नियम कोई बैंक की जरूरत नहीं है, बल्कि है लालच। बैंकिंग हेल्थ को देखते हुए उनके लिए काशा रेशियो को देखना जरूरी होता है। काशा होता है करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। अब आप करेंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट देते ही नहीं है, और सेविंग अकाउंट्स में भी ज्यादातर बैंक देते हैं कोई 3 से 4%, लेकिन वो आपके पैसे से कमाते हैं मिनिमम 8% और मैक्सिमम बस पूछो मत। 2017 में आईआईटी मुंबई के एक प्रोफेसर ने अपनी स्टडी में यह दावा किया था कि कुछ बैंक्स मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन न करने के एवज में 100% तक रकम वसूल रहे थे पेनाल्टी के तौर पे। मेरा सवाल फिर वही, आखिर कितना मिनिमम बैलेंस अमाउंट होना चाहिए सेविंग अकाउंट्स के लिए? आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि यह आरबीआई के रेगुलेटरी स्कोप से बाहर की बात है और यह हर बैंक का अपना फैसला है। और वो क्यों न कहें ऐसा? आखिर पेनाल्टी वसूलने के मामले में पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन सा पीछे हैं इन प्राइवेट बैंक्स से? लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां की गरीबी और बेरोजगारी अपने चरम पे है, क्या यह जस्टिफाइड है? क्या कोई गरीब, कोई बेरोजगार जानबूझकर मिनिमम बैलेंस अमाउंट से कम रकम रखेगा अपने सेविंग अकाउंट्स में? क्या वो कैश निकालकर घर में रखता है? क्या वो स्टॉक मार्केट या कहीं और कोई जुआ सट्टा खेलने के लिए मिनिमम बैलेंस अमाउंट को कम रखता है? क्या एक बेरोजगार युवक या बहुत कम सैलरी पे काम करने वाला युवक बैंक में अकाउंट खोलने से अब डरेगा नहीं? क्या ऐसे कदम कम वेतन देने वाले एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉइज को कैश देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे?
सवाल तो कई हैं और आईसीआईसीआई बैंक के इस मिनिमम बैलेंस अमाउंट को बढ़ाने के फैसले ने एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। एक ऐसी बहस जिसको लेकर आरबीआई और हमारी सिस्टम लापरवाह है, लेकिन हम और आप और समाज के हमारे कमजोर तबके के लोग वो क्या करें? क्या सवाल भी ना उठाएं? कम से कम मैं तो इस पर सवाल जरूर उठाऊंगा और आप जानना चाहूंगा, क्या आप भी इस पर सवाल उठाएंगे या चुप ही रहेंगे?